बिहार में आज अगर लोकसभा चुनाव हो जाएं तो जदयू को कितनी सीट मिलेगी, राजद को कितनी सीट मिलेगी, भाजपा को कितनी सीट मिलेगी, आजकल हर कोई जानना चाहता है। ऐसे में इंडिया टीवी का एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें इंडिया टीवी ने बिहार के लोगों से बात किया है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर बिहार के लोग किस पार्टी को ज़्यादा सीट पे जितवाने का मन बना रहे हैं। तो मैं पहले इंडिया टीवी के आंकड़ों को आप लोगों को बता देता हूं और उसके बाद इस पे डिटेल से हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस आंकड़ों में कहाँ कमी है या क्या बदलाव आ सकता है या क्या सही है। तो दरअसल इंडिया टीवी ने जो ओपिनियन पोल किया है उसके अनुसार अगर सीट की बात करें तो बीजेपी को 20 सीट बिहार के अंदर मिल रही है, 7 सीट पर जदयू जीत सकती है जबकि राजद को 7 सीट ही मिल सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी भी 2 सीट जीत सकती है, कांग्रेस भी 2 सीट पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकती है। जबकि अगर हम वोट परसेंट की बात करें तो बीजेपी को लगभग 34% वोट मिल रहे हैं जबकि लोजपा को यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी को 6% के आसपास वोट मिल रहे हैं। जदयू को 19% और राजद को 18% और कांग्रेस को 8% वोट मिल रहे हैं जबकि अन्य के खाते में 15% वोट जा रहे हैं। अन्य में आप जीतन राम मांझी को रख सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को रख सकते हैं, मुकेश सहनी को भी अन्य के खाते में आप लोग रख सकते हैं। यहाँ पे जो वोट परसेंट है वो अगर आप महागठबंधन का देखिएगा तो उनका लगभग 45% होता है और बीजेपी का वोट परसेंट लगभग 40% होता है। फिर भी बीजेपी के गठबंधन को ज़्यादा सीट यहाँ पे दिखाई जा रही है जो कहीं ना कहीं मेरे नज़रिए से शायद ये संभव नहीं है बिहार जैसे राज्य में, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा ज़िला 10 ज़िले ऐसे नहीं हैं जहाँ पे माइनॉरिटी की आबादी इतनी ज़्यादा हो कि बहुत ज़्यादा वोट एक तरफ पड़ जाते हों और उससे गठबंधन को बहुत ज़्यादा वोट मिल जाता है लेकिन सीटें कम आती हैं। दरअसल सही मायने में अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन को बिहार के अंदर 18 सीट मिल सकती है। 22 सीट पर राजद के साथ जदयू गठबंधन आगे हो सकता है। ये मतलब एक प्रैक्टिकल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस सर्वे में मुझे कमी कहाँ लग रही है मैं आपको उस पर बात करने की कोशिश करूँगा। दरअसल जब आप 2019 का लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट देखेंगे उसमें किस पार्टी को कितना % वोट मिला था इससे आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हम लोग पहले राजद की। तो राजद को लगभग 15.5 यानी 16% आप मान सकते हैं राजद को वोट मिला था। आरजेडी को 15% के आसपास वोट मिला था 2019 में। कांग्रेस को लगभग 8% के आसपास वोट मिला था। इसके अलावा जदयू को 19% के आसपास, नहीं माफ़ कीजिएगा 21% वोट मिला था। इन तीनों को जब आप जोड़ते हैं तो वही 45-46% का आंकड़ा आता है जो अभी इस ओपिनियन पोल में शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें फेरबदल की संभावना है क्योंकि यहाँ पे जदयू का वोट परसेंट है इस बार कम होगा और राजद का वोट परसेंट बढ़ेगा। राजद का जो वोट परसेंट 15.5 था यानी 15.5 था, इस बार के चुनाव में राजद को 20% के आसपास वोट मिल सकता है और जदयू का वोट गिर के 21% से 14% के आसपास आ सकता है। क्योंकि जो अभी उपचुनाव हुए थे उसमें जदयू के जो कोर वोटर थे, जो उनके कोर वोटर में कुशवाहा और उसके अलावा जो कुर्मी वोटर होते हैं उनमें से कुर्मी वोटर ही अब जदयू के पास रह गया है। तो कुल मिला के जदयू का 5 से 7% वोट कम होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखिएगा और वही वोट शिफ्ट होगा बीजेपी की तरफ। इसी के वजह से बीजेपी का गठबंधन जो है वो 17-18 सीट तक ला सकती है। इस ओपिनियन पोल में जैसा कि दिखाया गया है कि बीजेपी गठबंधन को लगभग 24 सीट मिलने का अनुमान है जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा लग रहा है। 18 सीट तक बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी जो समीकरण है उसके हिसाब से मिल सकता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई वोट बैंक नहीं है।
तो उन लोगों के लिए मैं एक अलग से आंकड़ा लेके आया हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लगभग 4% वोट मिले थे, यानी 4% कुशवाहा को वोट मिले थे 2019 में। तो हम इस तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पास कोई अपना वोट बैंक नहीं है या फिर जीतन राम मांझी के पास अपना वोट बैंक नहीं है। कुल मिला के ये है कि जो एनडीए है, जो यानी कि बीजेपी के साथ जो पार्टियां हैं वो सब मिलके लड़ेंगी, उनका वोट परसेंट लगभग 40-42% तक जाएगा। और राजद जदयू का जो गठबंधन है इनका वोट परसेंट लगभग ये आपको जाएगा 45-46% के आसपास। और अगर सीटों के में देखेंगे तो वही आएगा 21-22 सीटें, 23 सीट महागठबंधन जीत सकती है, 16 और 17 सीट बीजेपी जीत सकती है, मतलब इनके जो गठबंधन के साथी हैं मिला के जीत सकते हैं। दरअसल इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? अगर ओपिनियन पोल को सही मान लें तो सही तो ये दिख नहीं रहा है वैसे, अगर लेकिन सही मान लें तो फिर सबसे बड़ा नुकसान जाहिर सी बात है जदयू को दिख रहा है। 17 सांसद हुआ करते थे, अभी हैं और 7 हो जाएंगे, जो कि थोड़ा पॉसिबल अभी नज़र नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार हालांकि इसको लेके काफ़ी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। मैंने जिस 7% वोट की बात की कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का 7% वोट 2019 के मुकाबले कम हो सकता है, उन्हीं 7% वोटों को एकजुट रखने के लिए नीतीश कुमार पिछले काफ़ी समय से, पिछले 2 हफ्ते से लगातार अपनी पार्टी का जो अलग अलग विंग है उससे वो लगातार फीडबैक ले रहे हैं। इसके अलावा वो जो पूर्व विधायक थे, अभी विधायक हैं या फिर अभी सांसद हैं या पूर्व सांसद हैं, उनसे भी नीतीश कुमार लगातार मिल रहे हैं। इस बात को लेकर मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार ये जानना चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में जो ग्राउंड लेवल पे है वो जातीय समीकरण में कितना बदलाव आया हुआ है। क्योंकि जो बीजेपी के साथ जब वो चुनाव लड़े थे तो उनके साथ कौन कौन सी जातियां खड़ी थी, उनको किन किन जातियों ने वोट किया था। इस बार जब वो राजद के साथ गई हैं तो उनके साथ किन किन जातियों का समर्थन अभी भी है या फिर कौन कौन सी जातियां हैं जो ग्राउंड पे नीतीश कुमार और ये महागठबंधन से छिटकती हुई नजर आ रही हैं। तो नीतीश कुमार इसी का बेसिकली फीडबैक ले रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, जो पहले हारे हुए उनके जो कैंडिडेट हैं या पहले विधायक रह चुके हैं या फिर पहले के सांसद रह चुके हैं, उनसे कल उन्होंने मुलाकात की थी। इससे पहले वो विधायक और एमएलसी से और सांसद से भी वो मिलके बातचीत कर चुके हैं। अब जो है फाइनल लड़ाई, हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार इस बात के लिए उन लोगों को बुला रहे हैं कि ये जाना जाए कि जनता के मन में क्या है, कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ दोबारा चले जाना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि नीतीश कुमार कभी भी इतने एक तरीके से कहें कि विश्वसनीय नहीं रहे हैं। पिछले 4 चुनाव को अगर आप देखिएगा तो 2015 में उन्होंने किसी और के साथ चुनाव लड़ा, 17 में किसी और के साथ चले गए, 19 में किसी और के साथ चुनाव लड़ा, 20 में किसी और के साथ चुनाव लड़ा उन्होंने, और 2022 में उन्होंने फिर पाला बदल लिया। तो नीतीश कुमार को लेकर कांग्रेस में और राजद के अंदर भी कहीं ना कहीं ये पसोपेश है कि क्या नीतीश कुमार वाकई वो उनके साथ टिक के रह सकते हैं। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीट मिल सकती है, कितने सीटों पे नीतीश कुमार की पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत सकती है? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट ज़रूर लूँगा। कोई मुकेश कुमार जी हैं वो लिख रहे हैं इडियट लिख रहे हैं, खैर शुक्रिया, इनका अपना मानना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उनके विचार हो सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है किसी के लिए कोई अगर समर्थक होता है किसी पार्टी का और अगर उसके मन की बात आप नहीं कहिएगा, यानी उसके मन मुताबिक बात नहीं होती है, तो जाहिर सी बात है वो बेचारा गुस्सा हो जाता है, फिर वो कुछ और ही अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। आप लोग के हिसाब से बीजेपी को, राजद को या फिर जदयू को कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं? आप लोग ज़रूर बताइए, मैं आप लोग के कुछ कमेंट लूँगा, 2 4 5 जो भी हमारे मित्र होंगे उनके मैं कमेंट लूँगा। लेकिन एक और फार्मूला निकल के सामने आया है महागठबंधन का ये फार्मूला निकल के आ रहा है सीट बंटवारे को लेके कि 16 और 16 सीट पर जदयू और राजद लड़ेंगी और 8 सीट कांग्रेस को दी जाएगी। इसके अलावा जदयू और राजद अपने अपने कोटे में से जो वामपंथी
पार्टियां हैं जो CPM है, CPI है, इनको एक एक सीट ये लोग दे सकती हैं। यानी कुल मिला के 15 सीट पे जदयू लड़ेगी, 15 सीट पे राजद लड़ेगी, 8 सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और एक एक सीट यानी कि 2 सीट वामपंथी पार्टियों के लिए छोड़ा जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में बताइए। मैं कुछ अंतिम में कुछ अपने दोस्तों का कमेंट ज़रूर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल जो ये सर्वे आया था अभी जो इंडिया टीवी का, वो मुझे कहीं से भी संतोषजनक नहीं लगा। ये आंकड़े हो सकते हैं कि कुछ लोगों से उन्होंने पूछा होगा और ज़्यादा समर्थक एक ही पार्टी के मिल गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई गठबंधन जिसके पास 45% वोट जा रहा है और एक गठबंधन के पास 40% वोट जा रहा है और उसको कम सीटें दिखाई जा रही हैं, तो ये बिहार जैसे राज्य के लिए संभव नहीं है। क्योंकि ये देखिए, बिहार में कोई एक ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे एक तरफा वोटिंग होती है। बिहार में जो वोटों का बंटवारा होता है वो एकदम बराबर से होता है। भरत सिंह लिख रहे हैं बीजेपी पूरे पर जीत रही है। भरत सिंह जी का शुक्रिया, इन्होंने अपनी राय रखी। देखिए, बिहार में अगर 2 जिलों को छोड़ दें, किशनगंज और अररिया, जहाँ पे मुस्लिम मतदाता 40% से ऊपर हैं, किशनगंज में 50% से ऊपर हैं, उसके अलावा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे वोटों का बंटवारा इस तरीके के हो कि एक पार्टी 70% वोट ले ले और दूसरी पार्टी को 30% वोट मिले। मतलब बिहार के अंदर आप देखिएगा तो 10 ऐसी सीटें होंगी, 12 ऐसी सीटें होंगी मुश्किल से 40 में से, जिसमें किसी एक पार्टी को 50% वोट मिलता है तो दूसरे गठबंधन को लगभग 40% वोट मिलता है। तो यानी अगर ये 40 और 45% का वोट शेयर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये जो सीट का जो उन्होंने दिखाया है इंडिया टीवी वालों ने कि बीजेपी को 20 सीटें मिलेंगी, 2 सीट एलजेपी को मिलेगी, 1 सीट हमको मिलेगी और 1 सीट कुशवाहा की पार्टी को मिलेगी, ये कहीं ना कहीं गलत लिख रहा है। इंजीनियर ऋतिक रंजन का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं महागठबंधन को 22 से 24 सीट मिलेगा और एनडीए गठबंधन को 14 से 16। एग्जैक्टली जो सही आंकड़ा लग रहा है, जो जमीन पे अगर हम लोग जातीय समीकरण को भी अगर एक तरीके से सही तरीके से हम ट्रांसलेट करें तो फिर उसके हिसाब से भी मेरे हिसाब से 18 सीट तक मैक्सिमम एनडीए जीत सकती है। अगर कोई अंत समय में कोई ऐसा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पे खड़ा हो जाए जिसमें बीजेपी को बहुत ज़्यादा माइलेज नहीं मिल जाए तो फिर बीजेपी 25-26 सीटों तक जा सकती है। कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए देश की राजनीति में तभी बीजेपी 25 सीटों तक जा सकती है, अन्यथा 17-18 सीट तक बीजेपी के लिए काफ़ी मेरे हिसाब से लग रहा है। मिश्रा पवन जी का एक कमेंट आया है, पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है। तो मिश्रा जी देखिए, सीधे प्रैक्टिकल बात करते हैं कि बीजेपी के पास कितने % किस जातियों के वोट हैं। स्वर्णों के पूरे वोट बीजेपी के पास हैं। आप बीजेपी जो है पार्टी कही जाती है स्वर्णों की और बनियों की। अगर इन दोनों का वोट बैंक जोड़ लेंगे, स्वर्ण और बनियों का वोट बैंक जोड़िएगा तो लगभग 22 से 23% होते हैं। बिहार में स्वर्ण और बनियों का वोट बैंक मिला के 22 से 23% है जो कि बीजेपी के पास जाता रहा है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी के पास 6% वोट है। जो पासवान वोटर हैं वो एकदम से चिराग पासवान के साथ हैं। चिराग पासवान जहां भी जाएंगे उनके 6% वोट जाएंगे। इसके अलावा कुशवाहा वोटर बिहार में 8% है। इस बार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कुशवाहा हैं और इसके अलावा जो इन्होंने कुशवाहा के साथ यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन किया है तो कुशवाहा वोटर भी 90% की संख्या में बीजेपी के साथ ही यानी गठबंधन के साथ ही जाने वाले हैं। यानी 7 और 6 13% और ऐड कर लीजिए, 23% में 13% और अगर आप ऐड करते हैं तो ये होता है 36%। 4% और वोट आप किसके ऐड कर सकते हैं? जीतन राम मांझी के वोट ऐड कर सकते हैं। यानी 40% तक बीजेपी के वोट होंगे और लगभग 44% तक जो है वो वोट होगा महागठबंधन का। इंजीनियर ऋतिक जी का एक कमेंट आया है, कह रहे हैं कि एनडीए को 25 से 26 सीट मिले बिहार में, ऐसा संभव नहीं है। मैंने ये कहा ऋतिक रंजन जी कि अगर कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती है जिसमें पूरी जनता का जो है ध्यान दूसरे तरफ चला जाता है तो फिर संभव है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप देखिए कि 16% वोट लेने के बाद भी पिछली बार राजद को एक भी सीट नहीं मिली थी। 15.4% वोट मिला था राजद को, 4%
कुशवाहा की पार्टी को आरएलएसपी को मिला था, उस टाइम आरएलएसपी हुआ करती थी जो अभी आरएलजेडी है। तो 8% कांग्रेस को वोट मिला था। तो अगर कुल मिला के आप देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि 25 सीट बीजेपी नहीं जीत सकती है, 25 सीट 26 सीट नहीं जीत सकती है। जातीय स्तर पर अगर चुनाव हुआ तो बीजेपी 17-18 सीट भी जीत जाए तो ज़्यादा है, अगर जातीय मुद्दे अगर अंत तक हावी रहे, जैसा कि अभी लग रहा है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय मुद्दा हावी हो जाए, अब देखिए मुद्दा में कैसे हावी हो सकता है। सहारा इंडिया में लगभग 5 करोड़ लोगों का शायद पैसा लगा है, करोड़ों लोगों का पैसा लगा है सहारा इंडिया में। जिन्होंने सहारा इंडिया में पैसा लगाया था वो पैसा अब उनको मिलना शुरू हो जाएगा, 45 दिन के अंदर से शुरू हो जाएगा। तो जिनका ये पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है वो बीजेपी की तरफ उनका झुकाव रहेगा, क्योंकि एक तरीके से ये मान लिया गया था कि सहारा इंडिया में जो पैसा जमा हुआ है वो अब पैसा वापस नहीं आने वाला है। ऐसे में अगर कोई सरकार उन पैसों को वापस कर रही है तो जाहिर सी बात है उसका फायदा मिलेगा। जैसा कि यूपी के अंदर इतना बड़ा गठबंधन जो कि मायावती और अखिलेश यादव का था, इतना बड़ा गठबंधन होने के बाद भी बीजेपी ने जो सिलेंडर बांटे थे दलितों के अंदर, जो सिलेंडर जो दलितों को मिले थे, अब कुछ लोग कहेंगे कि सिलेंडर लोग भरवा नहीं पा रहे हैं। देखिए ये भारत की जनता है ना, वो भावुक होती है। आप साइकिल उसको दे दो, भले वो लंगड़ा हो लेकिन आप उसको साइकिल दे दो, उस साइकिल का उसके पास यूज नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति उसके साथ अटैच हो जाता है कि यार इसने मुझे ये दिया है, भले उसके साथ उसका कोई यूज नहीं हो, उसका कोई उससे फायदा नहीं मिल रहा हो। जैसे उज्ज्वला योजना के साथ हुआ, यूपी के अंदर बीजेपी ने 3 बार चुनाव जीत लिया। किसके बदौलत जीत लिया? 3 बार। पहली बार तो उन्होंने मोदी के नाम पे ही चुनाव जीता था 14 में, उन्होंने 17 में जीता, 19 में जीता, 22 में जीता। ये किसके बदौलत जीता? उन्होंने चुनाव ही ये जीता अपने जो उन्होंने सिलेंडर दिए थे। 22 का चुनाव राशन के ऊपर जीत लिया इन्होंने, 5 किलो राशन देके ये चुनाव जीत सकती है। तो आप सोचिए जिन्होंने कमा के पैसा सहारा इंडिया में लगाया था, छोटे छोटे इन्वेस्टर थे सहारा इंडिया में, वो लोग जो पान की दुकान चलाते थे, वो लोग जो राशन की दुकान चलाते थे, शाम को 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये जमा करते थे, उनका पैसा डूब गया था। मेरे ऋतिक रंजन जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि बस यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय मुद्दा अब ख़त्म सा हो रहा है, बीजेपी का राष्ट्रीय मुद्दा के अलावा कोई और मुद्दा है ही नहीं। देखिए वही फिर बात मैं कह रहा हूँ ना कि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत बड़ा योगदान दे देती हैं। अगर आप दूसरे टर्म में देखिए तो एक समस्या गठबंधन के सामने है चेहरे की। अगर कोई एक चेहरा घोषित कर दे तब भी दिक्कत है, चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं तो सीधा मोदी का जब प्रचार शुरू होगा तो मोदी आके क्या पब्लिक को बोलेंगे? मोदी पब्लिक को आके ये बोलेंगे कि देखो मैंने तुम लोग को राशन दिया और ये लोग भ्रष्टाचारी लोग मुझे हटाना चाहते हैं। जनता को मतलब ही नहीं है ना। जनता देखिए मैं बता रहा हूँ, बस 2 कास्ट है अगर जातीय में, एक यादव दूसरा कुर्मी। जो लोग कहते हैं कि मोदी जो है वो सारा कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन उसके अलावा लोग क्या सोचते हैं? भैया हमको 5 किलो चावल जिसने दिया है, 5 किलो गेहूं दिया है, वो बहुत है। आप गांव में किसी असहाय से पूछिए, किसी गरीब से पूछिए। देखिए वोटिंग का पैटर्न बदल चुका है, कुछ लोग इसको समझते नहीं हैं। आपको मैं शेड्यूल कास्ट की वोटिंग का एक पैटर्न बता रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकि आते हैं, जाटव आते हैं। जाटव जो बिहार में ज़्यादातर राम टाइटल लिखते हैं। आप लोग जाइएगा जाटव से पूछिएगा, वो मोदी के खिलाफ बात करेंगे। लेकिन शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में जाटव जो होता है वो डोमिनेटेड है, यानी कि उसके पास ज़्यादा ताकत है। वो कास्ट जिसके साथ खड़ा होता है, बाकी जो शेड्यूल कास्ट के जो जातियाँ हैं वो बीजेपी के साथ चली जाती हैं। यूपी में देखिए जाटव तो मायावती के साथ ही रहा, वाल्मीकि निकल लिए बीजेपी के साथ। अब ये समस्या ओबीसी में भी होती है। ओबीसी में यादव जिसके साथ खड़ा होता है, गैर यादव ओबीसी दूसरे दल में चले जाते हैं कि भैया ये तो यहाँ रहेंगे तो हमें यहाँ जगह ही नहीं मिलेगी। तो प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम यही है। अब इसके बाद देखिए अभी एक और मुद्दा चल रहा है। एक मुद्दा चल रहा है कि भाई मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट के अंदर आरक्षण दिया जाना चाहिए। अगर मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट के अंदर आरक्षण दिया जाएगा तो इसका लाभ किसे मिलेगा? आप बताइए किसे मिलेगा?
सबसे पहले तो जो शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट आरक्षित हुआ करती थी, कि जैसे कि जो आरक्षित सीटों पे वहाँ मुसलमान लड़ने लगेंगे, तो जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, एसटी एससी के लोग हैं, वो इस बात को लेके काफ़ी चिंतित हैं कि अगर मुसलमानों को ये आरक्षण दिया जाता है तो जो अभी उनके लोग जीत के आ रहे हैं उन सीटों पे, उनको वो टिकट नहीं मिलेगा, फिर ये जो पार्टियां हैं वो मुसलमानों को टिकट देना शुरू कर देंगी। ये एक प्रॉब्लम है। देखिए, हर एक मुद्दे का असर वोट पे पड़ता है। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा, आप सोचिए क्या होगा। जो भी मुसलमानों को शेड्यूल कास्ट में लाने की पैरवी करेगा, उसको शेड्यूल कास्ट के लोग वोट नहीं करेंगे अगले चुनाव में, कि भैया ये तो हमारे ही रिजर्वेशन में से बंटवारा कर देंगे, हक मार लेंगे। तो ये इंडिया है, यहाँ पे वोटों का बंटवारा बहुत ही अलग अलग तरीकों से होता है। आप देखिए, एक ही टोला में अगर 4 छोटा छोटा ग्रुप है, वो चारों लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीकों से वोट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए राजद एक बड़ी पार्टी है, एकदम फैक्ट है, राजद बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। कैडर बेस पे भी, कार्यकर्ताओं को भी अगर लीजिएगा तो राजद बहुत मजबूत पार्टी है। लेकिन क्या वजह थी कि केवल 15% ही वोट मिला 2019 में। ये जब आप सोचिएगा तो इसका सीधा सीधा है कि जबकि याद रखिए, बिहार में 13-14% तो केवल अल्पसंख्यक ही हैं। 13-14% बिहार में अल्पसंख्यक हैं और लगभग 15-16% के आसपास यादव हैं, जो ये 2 लोग कोर वोटर माने जाते हैं, यानी कि 30% तो यही हो गए। इसके बावजूद भी अगर आप वोटों को जोड़ लीजिएगा तो 15% राजद को वोट मिला था, 8% वोट मिला था किसको, 8% वोट मिला था कांग्रेस को। 15 और 8 कितना होता है, 23-24% आप रख लीजिए। इनका जो कोर वोटर था वो भी इनको वोट नहीं कर पाया था पिछले चुनाव में। तो ये जो लोकसभा चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं मामला फंसने वाला है। खैर, फिलहाल शुक्रिया आप सभी तमाम लोग जुड़े और आप लोगों ने अपना समय दिया। मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ, तब तक बने रहिए द बिहार मीडिया के साथ। जय बिहार।